दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। अब स्मॉग क्या होता है, हम लोग तो काफी जमाने से अब देख ही रहे हैं, कई दशकों से। जब फॉग में स्मोक आ जाए तो इसको स्मॉग कहते हैं। उसकी चादर में लिपटा हुआ, घरों से बाहर निकलते ही ये सफेद धुंधली सी चादर जो है ये सबको घेर लेती है। बाहर निकलते ही सांस भारी हो जाती है, कुछ दूर चलने पर ही दम फूल रहा है लोगों का। और इस स्मॉग की वजह से आंखों में चुभन होती है, आंखों में जलन हो रही है। यही नहीं, इस हवा के कारण गले में भी खराश महसूस होने लगी। ये बड़ी आम बात है, रोज सुबह उठ करके लोग ये महसूस करते हैं। ये इन दिनों देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हाल है, नेशनल कैपिटल रीजन, जहां दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया है। इस जहरीले स्मॉग के लिए और इसकी जो सफेद चादर है हमारी नजर को कुछ दूरी पर ही बांध लेती है। दिल्ली में हर साल इन दिनों यही हाल रहता है, लेकिन इस बार पिछले साल के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों की हवा की गुणवत्ता बहुत ही गंभीर श्रेणी में है। इस वक्त यानी कि अभी की अगर बात करें तो आपको दिल्ली और एनसीआर के कुछ प्रमुख इलाकों की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI, उसका एक औसत, क्योंकि अलग अलग जगह मेजर होता है तो हमने एक औसत आपको बताया बना करके। ये है अभी का हाल। दिल्ली में 429, गाजियाबाद में 432, नोएडा 417, गुड़गांव 444, फरीदाबाद 468, यानी सभी जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 2.5 जो कैलकुलेट किया जाता है वो 400 से ज्यादा ही है। और हां, ये होना कितना चाहिए? 50। तो जो चीज 50 होनी चाहिए वो औसतन 400 से ज्यादा है, और ये और भी ऊपर जाता है। इस भारी हवा में वो बारीक जहरीले कण PM 2.5 बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, जो सांस के साथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें घुसकर आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों बाहर सैर करना, कसरत करना, भारी शारीरिक श्रम, ये सारे काम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बहुत स्कूलों ने तो ऑनलाइन क्लास वापस शुरू कर दी। बच्चों के लिए ये हो गया कि भाई ये तो कोरोना के दिन लौटा है। लेकिन क्या करें, स्थिति ऐसी है। वो वायरस तो आपको होगा ना होगा, ये तो शोर शॉट, अब सांस तो आप लेते ही रहेंगे, तो ये गंदी हवा तो आपके फेफड़ों में जाएगी ही जाएगी। लेकिन त्योहारों का मौसम है, साल के इन दिनों सबसे ज्यादा कारोबार होता है, सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। खरीदारों से लेकर दुकानदारों तक, मजदूरों से लेकर अन्य दिहाड़ी कामगारों तक घरों के अंदर कैसे रह सकते हैं? आप वर्क फ्रॉम होम तो कर नहीं सकते, फेस्टिव सीजन, खाना कमाना उसका ये सबसे बड़ा सीजन होता है। तो कैसे अपनी जान भी बचाएं और अपना जहान भी बचाएं, ये एक बहुत बड़ी उल्फत और आफत हो गई है। स्विस ग्रुप IQ एयर के मुताबिक रविवार को दिल्ली में वायु की गुणवत्ता दुनिया के सभी देशों की राजधानियों में सबसे खराब थी। यानी दुनिया के शहरों में रविवार को दिल्ली की हवा सबसे प्रदूषित रही। दिल्ली में रविवार की सुबह 7:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 पार था। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत हवा में बहुत ही बारीक कण PM 2.5, इससे थोड़े मोटे कण PM 10 और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को मापा जाता है। इनमें PM 2.5 सबसे खतरनाक है क्योंकि वो सांसों के साथ शरीर के अंदर चली जाती है। भारत सरकार के मुताबिक इसकी सुरक्षित सीमा 60 माइक्रोन प्रति क्यूबिक मीटर है, 60। इस हिसाब से इन बारीक जहरीले कणों यानी कि PM 2.5 की मात्रा सरकार की ओर से सुरक्षित मानी गई मात्रा से 7 से 8 गुना ज्यादा है। और अगर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर को सुरक्षित सीमा मानता है, यानी कि AQI जो है उसको 15 होना चाहिए, जो सरकार की ओर से तय गई सीमा से भी कम है। WHO के लिहाज से दिल्ली की हवा में PM 2.5 की मात्रा सुरक्षित सीमा से 30 से 40 गुना ज्यादा है।
और ये बहुत ही खतरनाक है। इसी साल अगस्त में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में यह कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों की उम्र औसतन करीब 12 साल कम हो रही है। दिल्ली की ही यह प्रदूषित हवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक है, इस पर हमने बात की पीसीआरआई दिल्ली के वरिष्ठ जो रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी.सी. खिलनानी से। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। तो दिल्ली के वायु प्रदूषण बढ़ने से जो अस्थमा के मरीज हैं, जो ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं, या जो बिल्कुल स्टेबल थे अब तक, पिछले 3-4 हफ्ते से उनकी संख्या बढ़ गई है और उनको जो है ना सांस में ज्यादा तकलीफ होने लग गई है, सांस फूलने लग गई है, वीजिंग होती है, रात रात भर खांसते रहते हैं, उठ के बैठना पड़ता है, उनके इनहेलर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो ये हमने देखा कि जब उनका एक्सरे वगैरह करते हैं तो वो भी नॉर्मल आता है, लेकिन और एंटीबायोटिक के कोर्स को पहले ये 1-2 लेके आते हैं, उससे भी फायदा नहीं होता। तो ये दर्शाता है कि उनके एयरवे में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन है, जो कि एयर पॉल्यूशन की वजह से। इसके अलावा वो भी मरीज हैं जिनको कोई अस्थमा की या कोई लंग की डिजीज नहीं है, लेकिन उनके भी गले खराब हो रहे हैं, उनको खांसी हो रही है और सांस में तकलीफ हो रही है, वीजिंग भी हो जाती है। जो वृद्ध लोग हैं 70-80 साल के और जिनको बीमारियां पहले से ही है, वो आईसीयू में भी एडमिट हो रहे हैं और उनको कई बार तो वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो ये हमें ये वैज्ञानिक प्रमाण है हमारे पास कि जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है तो अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के और हार्ट अटैक्स के रेट बढ़ जाते हैं। ये एक स्टडी डॉक्टर पांडे की अध्यक्षता में हुई थी करीब 30 साल पहले, मैं भी उसका हिस्सा था। तो ये इस समय क्योंकि एयर पॉल्यूशन हैजार्डस स्टेज में पहुंच गया है, AQI 400 से भी ज्यादा हो गया है, इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग ध्यान रखें। जिनको अस्थमा की बीमारी है, जो एल्डरली हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, वो ज्यादातर घर पे ही रहे, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाए। और जो अगर मास्क पहनते हैं तो वो N95 मास्क पहने, साधारण मास्क का, कपड़े वाले मास्क का कोई फायदा नहीं होता है। और ये भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि कमरे में ही रहें अपना AC चला के, और अगर उनको बीमारी है तो फिर वो एयर प्यूरिफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस समय वायु प्रदूषण बहुत डेंजरस एरिया में। ये अंदाजा होता है कि भाई आप इतना पॉल्यूशन है तो आप दिन में 20 सिगरेट पी रहे, 30 सिगरेट पी रहे, लेकिन सिगरेट के धुआं का असर और एयर पॉल्यूशन के असर में फर्क होता है। सिगरेट में जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो लंग कैंसर वगैरह ज्यादा करते हैं, COPD भी करते हैं, लेकिन उसकी तुलना वो सही नहीं माननी चाहिए। लेकिन ये सच है कि जो वायु प्रदूषण है वो ब्रोंकाइटिस भी करता है, COPD भी करता है, जो डीजल एमिशन होता है उससे लंग कैंसर भी होता है। लेकिन इसके अलावा शरीर का कोई भी अंग नहीं है जो इससे बच सके। मतलब कि हार्ट अटैक्स भी होते हैं, ब्रेन अटैक्स भी होते हैं, लकवे भी ज्यादा होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म में जो डिमेंशिया होता है, जिसमें कि आदमी की मेमोरी वगैरह क्षीण हो जाती है, वो भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक तरह की हमारे लिए इमरजेंसी है। इन हालात में केंद्र सरकार के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने अपने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के चौथे चरण को लागू कर दिया है ताकि हवा को और खराब होने से बचाया जा सके। इसके तहत जरूरी सामान या सेवाओं से जुड़े ट्रकों के अलावा बाकी ट्रक दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे। इलेक्ट्रिक, CNG या BS6 डीजल के अलावा दिल्ली से बाहर जो रजिस्टर्ड कोई भी छोटी कमर्शियल वाहन है वो दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे। हाईवे, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन जैसे सरकारी निर्माण कामों पर भी पाबंदी रहेगी। NCR में आने वाले राज्य 6ठी से 12वीं तक की क्लास ऑनलाइन करने का फैसला ले सकते हैं। NCR में आने वाले राज्य अपने यहाँ सरकारी या निजी दफ्तरों में 50% हाजिरी की इजाजत का फैसला ले सकते हैं। केंद्र सरकार भी अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत देने से जुड़े फैसले ले सकती है। राज्य सरकारें गाड़ियों को ऑड इवन के आधार पर चलाने का फैसला ले सकती हैं। इसी के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 10 नवंबर तक 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को छोड़कर
सभी स्कूलों में बाकी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। 10वीं और 12वीं के लिए भी फैसला स्कूलों के प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है कि क्लास ऑनलाइन कराई जाए कि ऑफलाइन। इसके अलावा दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा। 13, 15, 17, 19 नंबर को ऑड नंबर की गाड़ियां, जबकि 14, 16 और 18 और 20 नवंबर को इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। एक तो देखिए ये जो विचित्र सी स्कीम चल पड़ी है ऑड इवन, इसको लेकर के पिछले कई सालों से ये बात चल रही है कि भाई इससे क्या फायदा हुआ। फायदे गिनाए जरूर जाते हैं, कोशिश किए जाते हैं आंकड़ों को टटोल करके कि कुछ हो, लेकिन हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है, और वो है इस समय वातावरण की जो स्थिति रहती है दिल्ली में, हवा ट्रैप हो गई, इतनी ही रहेगी। इसी चीज पर हमारे सहयोगी भारत भूषण जी हैं। उन्होंने बातों ही बातों में इस स्थिति को गालिब के एक शेर में कुछ तब्दीली के साथ बयां किया। उन्होंने क्या कहा जरा आपको वो दिखाते हैं। उन्होंने कहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धुआं पराली और गाड़ियों से था और वो बस ऑड इवन करता रहा। तो हल्के फुल्के अंदाज में ये बहुत ही गंभीर बात भारत भूषण जी बोल जरूर गए हों, लेकिन वैसे दिल्ली में सर्दियों के शुरू होने के साथ ही हर साल ये स्थिति पैदा होती है। इसकी कई वजह है, जिनमें से एक को लेकर हर साल हंगामा और राजनीति होती रहती है। वो है दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली का जलना। सर्दियों की फसल बोने से पहले किसान खेतों को साफ करने लगते हैं और पराली को खेतों में ही जला देते हैं। हालांकि पिछले कुछ साल में किसानों को जागरूक करने की एक मुहिम चलाई गई है, लेकिन यह सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी कि वो स्थिति अभी नाकाम रही। पंजाब हरियाणा में जब पराली जलती है तब हवा का रुख दिल्ली की ओर होता है। सर्दियों के महीनों में हवा नॉर्थ वेस्टर्ली यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर से चलती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह अकेला वजह नहीं है दिल्ली में प्रदूषण का, लेकिन जो कई वजह हैं उनमें से एक वजह, जरूरी वजह ये भी है। अब ये पराली जलने से जो धुआं है वो पंजाब और हरियाणा से बहते हुए इन्हीं नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स की वजह से दिल्ली के आसपास आ जाता है। तो दिल्ली में आ तो जाता है ये धुआं, लेकिन हवा की रफ्तार बहुत कम होने से दिल्ली में धुआं भरी जो ये हवा है दिल्ली एनसीआर की, ये ऊपर काफी समय तक टंगी रहती है। ये हर साल इस समय के आसपास हम देखते हैं ये होता है। अब ये हवा आ गई, गंदी हवा, और क्योंकि यहाँ की कंडीशन क्लाइमेट की ऐसी है इस वक्त, वो आ करके यहीं टंग गई, यहीं रुक गई। सर्दियों के इन दिनों में एक तो हवा की रफ्तार कम हो गई और दूसरी हवा में नमी भी कम होती, बारिश होती नहीं। अगर बारिश हो जाए और हवा चले तो एक तो हवा से वो बह जाएगा प्रदूषण और आगे चला जाएगा, या फिर बारिश की वजह से वो धरती में आके चिपक जाएगा। दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं। तो क्योंकि दोनों चीजें नहीं हो रही हैं, इस वजह से सर्दियों में स्मोक और फॉग दोनों मिल करके स्मॉग बन जाते हैं। और दिल्ली में आप देखते हैं ये प्रदूषण का स्तर 400 पार, 500 पार, 600 पार। अगर आप आनंद विहार चले जाएं तो वो मीटर ही आगे रीड नहीं कर पाता, 999 पार, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो स्मॉग के इतना नीचे होने की एक और वजह भी है कि ये क्यों इतना ज़्यादा नीचे है, हम लोगों को क्यों महसूस हो रहा है ये स्मॉग। स्मोक जो आई है हमारी गाड़ियों से भी वो स्मोक बन रहा है और पराली से भी आ रहा है, और उसके बाद फॉग। इस स्थिति को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। आमतौर पर होता यह है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं हवा ठंडी होने लगती है। इसी वजह से हिल स्टेशन में आप देखिए कितनी ठंड होती है। प्लेन में आप चढ़ेंगे, कांच को हाथ लगा के देखिए तो ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है, हाइट पर है आप। लेकिन सर्दियों में इसका एकदम उल्टा होने लगता है। ठंडी हवा जो भारी होती है
वो नीचे धरती की सतह के करीब आती है, यानी कि वहां ठंडक होती है। ये भारी पराली के धुएं या वाहनों के धुएं या निर्माण से पैदा होने वाले कणों को पकड़ करके नीचे जमीन के करीब लेकर के आ जाती है। और इसी वजह से अगर आप नोटिस करेंगे, सुबह सुबह, एकदम सुबह, जब कहा जाता है कि एकदम सुबह की पहली सांस लो और वॉक करो, इन महीनों में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से दिन भर का और रात भर का सारा धुआं ये पर्यावरण ले करके एकदम बिल्कुल आपके नाक के छिद्रों के पास ले करके बैठा हुआ है। तो ये तो आप बिल्कुल मत करिए। आइए सुनते हैं आनंद शर्मा जी की बात। सामान्यतः क्या होता है कि जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। नॉर्मल प्रोसीजर ये है जब एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होता है। बट जब विंटर आता है, जैसे जैसे विंटर की ओर बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाता है। स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में क्या होता है कि जो तापमान सामान्यतः ऊपर जाने पे घटता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि उल्टा होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब है एटमॉस्फेयर अब स्टेबल हो गया है और जो भी पोल्यूटेंट्स निकलेंगे वो वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। और जब अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होता है तो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पोल्यूटेंट निकलते हैं, आपने देखा होगा चिमनी से धुआं निकलता है, वो सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। और जब अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा तो हम कहते हैं एटमॉस्फेयर की कैपिंग हो गई है, इन्वर्जन है, और वो जो पोल्यूटेंट्स है ऊपर की ओर ना जाके नीचे की ओर आते हैं और एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब भी आप देख रहे हैं कि AQI की जो क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स है उसकी कितनी बढ़ चुका है यहाँ पर, तो वो इंडिकेट करता है कि पोल्यूशन लेवल इतने इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर स्टेबल है और टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। ह्यूमन जो हम कर सकते हैं इंसान, वो ये है कि पोल्यूशन कम से कम हो। सबसे बड़ी बात है, यदि पोल्यूटेंट्स नहीं निकलेंगे एटमॉस्फेयर में तो नेचुरली वो एक्यूमुलेट भी नहीं हो पाएंगे। और एक्यूमुलेट होते हैं क्योंकि इन्वर्जन है और विंड्स भी स्ट्रांग नहीं होती, कम विंड्स होती हैं इस समय। तो पहला तो हम लोगों को ये करना है कि हम कम से कम पोल्यूटेंट की सोर्स जो है जहां से आते हैं उसको रोकना होगा, वहां कम करना होगा, एक चीज। और बाकी ये तो नेचुरल फिनोमेना है जो इन्वर्जन का। तो ये इन्वर्जन कब टूटेगा? यदि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, वो आके एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर देगा, अनस्टेबल बना देगा, बारिश होगी और रेन होगी तो पोल्यूटेंट्स को साफ कर देगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी तो पोल्यूटेंट्स चले जाएंगे। तो दो हो गया, एक तो नेचुरल जो इन्वर्जन कब टूटेगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा। और हम क्या कर सकते हैं इंसान कि हम पोल्यूशन को कम से कम करें।